हमें ये होता है कि यार हम सब ऑटोमेट कर देंगे। तो हमें ना उस चीज को रियलिस्टिकली देखना है कि हम ऑटोमेट तो सब कर देंगे, बट क्या उसकी यूटिलिटी भी होगी कि नहीं होगी। एग्जैक्टली। अगेन कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, ऑटोमेशन उस केस में काम आएगा जहां पे हमें एक चीज को बार बार रन करना शुरू से रिकमेंड हमेशा ये किया जाता है एज अ डेवलपर कि आपको हमेशा कोडिंग की ना बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। लाइक है। कमेंट्स लिखने चाहिए आपको, जो भी आप पैरेंथेसिस वगैरह करेंगे उनकी एक इंडेंटेशन होनी चाहिए, जिसे हम कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। बट करेक्ट। टेस्टिंग ऑटोमेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? तो एक होता है ना कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर और व्हाट इज गुड टू हैव। तो व्हाट इज गुड टू हैव में मेजर कंपनीज डालती है सेल्स सर्टिफिकेशन। इट इज नॉट अ मैंडेटरी, राइट। होगा तो एक प्लस मिलेगा आपको, बट प्रोवाइडेड कि आपको वो आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, जैसे मेरे पास कुछ एक दो लोग आए, उन्होंने बोला कि आप सेल्स फोर्स करना है, सेल्स फोर्स करना है, तो फ्रेशर्स थे मेजरली। और आई वुड नॉट से कि वो उनकी गलती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फैड ऐसा हुआ है कि सेल्स फोर्स करना है। तो मैंने पूछा कि सेल्स फोर्स क्या है, तो उनको नहीं पता था। और मतलब एक ने तो मुझे थोड़ा सेल्स फोर्स को सेल्स एसोसिएट करके बोला, विच वाज वेरी फनी फॉर मी। हाय चैतन्य भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू हाय माय गंडल। दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मैं यही कहूंगा। और आज के अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ तो आज हम एक ऐसे कीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ अपने डिफरेंट पॉडकास्ट में भी, कि ऑटोमेशन की दौड़, उसमें भागना सब चाहते हैं, करेक्ट। बट भागना कैसे है, उसका क्या रोड मैप है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन को, वो फंक्शनल टेस्टिंग में शुरुआत से मैनुअल में था, अब वो ऑटोमेशन की तरफ मूव करना चाहता है। कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो ऑटोमेशन में अभी भी हैं, वो लेकिन वो मोबाइल और वेब ऑटोमेशन कर रहे हैं, बट सेल्स करेक्ट। के ओहाना में टेस्ट ऑटोमेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आज हम उन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं R&D करने के बाद, जिससे हम कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, सो उन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाने से पहले मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। सो ओवर टू यू नाउ। श्योर, थैंक यू। और सबसे पहले तो बिग थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट सो दैट आई कैन शेयर माय नॉलेज। और मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी सेल्स फोर्स रिलेटेड नॉलेज में अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँ, ताकि लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मेरा एम ये रहता है कि जो क्वेश्चंस मेरे होते थे उस टाइम पे, एटलीस्ट मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे दूं, ताकि जो लोग नए आए उनको उन क्वेश्चंस में तो प्रॉब्लम ना हो। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम चैतन्य सेठी है। और मैं सेल्स फोर्स डोमेन में ही हूँ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर। और मुझे आई थिंक अराउंड 6 इयर्स अब होने वाले हैं सेल्स फोर्स डोमेन में। और ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं 6 इयर्स से सेल्स फोर्स में हूँ, तो मैंने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, और डिफरेंट वर्टिकल्स में काम किया है, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, फाइनेंस, ये फिनटेक में, और हॉस्पिटैलिटी में, नॉन प्रॉफिट्स में, इन सब के लिए। और सेल्स फोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के लिए क्लाउड्स हैं। यस। जैसे नॉन प्रॉफिट्स हैं, कॉमर्स क्लाउड्स हैं, और मतलब काफी, अभी मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट काफी डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स हैं जो कि ऑलरेडी उन इंडस्ट्रीज के हिसाब से रेलिवेंट है। तो मैंने इन सब पे भी काम किया हुआ है। और मैं खुद 4 टाइम्स सेल्स फोर्स सर्टिफाइड हूँ। ये तो मेरे सेल्स फोर्स एक्सपीरियंस के बारे में हो गया। प्लस मैं क्वालिटी, अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करूँ, तो मैं आई हैव बीन ऑन बोथ द एंड्स, दैट इज मैनुअल एंड ऑटोमेशन। और मुझे पहले ऐसा लगता था एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर कि यार मैनुअल तो नहीं, ऑटोमेशन ही करना है। बट एज यू mature in your career, you realize that manual is an essential part. It's not 50-50, it's actually 70-30। 70% मैनुअल की इंपॉर्टेंस है। और शायद जो व्यूअर्स अभी नए नए हैं वो देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि यार ये थोड़ी सी बेसलेस या थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप जब मेच्योर करेंगे ना, जब आप राइट करेंगे करियर में, तो आपको रियलाइज होगा कि यार मैनुअल भी बहुत जरूरी चीज है। तो एग्जैक्टली। मैं मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों साइड पर रहा हूँ। और मैं अभी करंटली और काफी टाइम से कोर ऑटोमेशन में विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम एंड यूजिंग कुकुम्बर फ्रेमवर्क काम कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग वी आर बिल्डिंग द रिग्रेशन सूट्स दैट ऑटोमेट द core functionalities or the vital functionalities of any project, and that saves a lot of time in turn, जो कि ऑटोमेशन का एक काम है। बट ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैनुअल की उसमें हमें जरूरत है। जिसको मैनुअल आता है वही ऑटोमेशन अच्छे से कर सकता है।
तो ये एक छोटा सा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मेरा ब्रीफ है। ओके। सो ये अगर हम मैनुअल ऑटोमेशन की डिवीजन करते हैं तो वो एक अलग ही पिक्चर बन जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, करेक्ट। मतलब हर पर्सन को ना फटाफट फटाफट ऑटोमेट चीजों को करना है। हम्म। बट एक हम्म। होता है ना कि मैनुअल और ऑटोमेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, मैनुअल एंड ऑटोमेशन होता है, ये सबसे बड़ा एक हमेशा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मेरे को करियर ना ऑटोमेशन में स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, जैसे हम स्कूल के टाइम पे भी जब हम एडमिशन लेते थे, हमारे पेरेंट्स सब साथ आते थे तो यही पूछते थे कि हमारे बच्चे को ना ये वाला कोर्स कराना है, इसका स्कोप क्या है, हम्म। इसका इंपॉर्टेंस क्या है। करेक्ट। तो आपके करेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन इन सेल्सफोर्स, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यार देखो, ऑब्वियसली बात है, कोई भी हम चीज नहीं करते हैं आज, तुम भी कोई करियर करोगे, मैं भी कुछ काम करूंगा, तो हम हमेशा उसका एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर कैलकुलेट करते हैं कि हमें इसके आगे ग्रोथ क्या मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। और ऑटोमेशन ओवरऑल ही इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी यूजफुल। और सेल्सफोर्स में भी वैसे ही ये एक यूजफुल चीज है, बट सेल्सफोर्स का एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। जैसे आपने देखा होगा, वेब टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंपल वेबसाइट है या फुल स्टैक है या कोई भी वेबसाइट है, उसके आपको रिग्रेशन सूट्स बनाने, ऑटोमेशन सूट्स बनाने, तो वो सूट्स जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप एक वेबसाइट का बनाओगे तो मे भी आपको दूसरी वेबसाइट को थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और एक टिकट बुकिंग सिस्टम है, राइट? तो ओके। आपको उनको उनके रिग्रेशन सूट्स में थोड़ा अलग अलग काम करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनैलिटीज अलग हैं, ये सब चीजें अलग हैं। सेल्स फोर्स में एक जो अच्छी चीज है, और आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ सेल्स फोर्स में है, बट एट द मोमेंट ये सेल्स फोर्स में भी है। सेल्स क्लाउड हो गया फॉर एग्जांपल, या ओके। सर्विस क्लाउड हो गया, ठीक है। तो अभी सेल्स क्लाउड अगर मैं कंपनी ए के लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और वही मुझे अगर कंपनी बी के लिए इंप्लीमेंट करना है, राइट, तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं सेल्स फोर्स के स्टैंडर्ड आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटीज जो कि कॉमन रहने वाली है कंपनी ए के लिए भी और कंपनी बी के लिए भी, राइट। ओके। तो जैसे लीड कन्वर्जन प्रोसेस हो गया, या फिर डुप्लीकेट रूल्स हो गए, या फिर सेल्स प्रोसेसेस हो गए, सेल्स पाथ हो गए, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन रहती हैं अक्रॉस प्रोजेक्ट से। हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके हम टेस्ट केस रीयूज कर सकते हैं। तो अगर हम उसको मैनुअल टेस्टिंग में उन टेस्ट केसेस को रीयूज कर पा रहे हैं, तो हम उनको ऑटोमेशन में भी रीयूज कर सकते हैं। ट्रू। और आप ये सोचो कि हम लोग ऑटोमेशन इसलिए करते हैं कि हम मैनुअल का टाइम बचाएं, और जब हम ऑटोमेशन में भी टेस्ट केसेस रीयूज करेंगे तो ऑटोमेशन में भी हम टाइम बचा पाएंगे। तो एग्जैक्टली। ऑटोमेशन का हमें पर्पस समझना होगा कि जो चीजें हम बार बार कर रहे हैं, रिपीटेड मोड पे कर रहे हैं, हमें उन्हें बार बार मैनुअली नहीं करना है, वो हमें ऑटोमेट करनी है। पर जो फंक्शनैलिटीज हमें हर बार नई टेस्ट करनी है, वो ऑटोमेट नहीं करनी है। हो सकती हैं, पर हमें हमेशा ये देखना है कि आर्स, हमें देखो, हमें ना अपने पैशन और टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेस को भी समझना होगा कि एग्जैक्टली। बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको क्लाइंट से इतने नंबर ऑफ आवर्स मिले हैं या प्रोडक्ट टीम से इतने मिले हैं, तो आप सिर्फ ऑटो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑटोमेशन आप अपने आप को सारा, आप अपना टाइम उसमें नहीं लगा सकते, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है। तो सेल्स फोर्स की सबसे अच्छी बात ये, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि ऑटोमेशन टेस्ट केसेस जो हैं, जो सूट है, वो भी काफी जगह पर यूज हो सकता है फॉर सेम क्लाउड्स। ओके। इसी में से एक क्वेश्चन निकलता है कि मतलब सबसे बड़ा जो मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है, जितना मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ, तो सबसे बड़ी एक ना सेल्स फोर्स, सिर्फ सेल्स फोर्स की मैं बात करूंगा, तो एक सबसे बड़ा एक ये मिथ कह सकते हैं या फैक्ट है, इसके बारे में आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहूंगा कि इट इज ऑलवेज कन्वेड दैट कि ऑटोमेशन सेल्स फोर्स में ना करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने कहीं ब्लॉग्स पढ़े तो वहां पे लिखा है, क्योंकि क्या होता है कि सेल्स फोर्स हाईली कस्टमाइज है, और हाईली कस्टमाइज के साथ एक चीज इसकी ये है कि इसकी डिफरेंट रिलीजेस हैं हर ईयर, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑटोमेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस पे आपका क्या परसेप्शन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका? यार देखो, ये बात कहीं ना कहीं सही है। मैं नहीं बोलूंगा कि सेल्स फोर्स को ऑटोमेशन करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं होता, बट इट इज अ बिट चैलेंजिंग। क्योंकि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जब ऑटोमेट करते हैं, जब एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल भाषा में, या फिर जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बट सेल्स फोर्स में थोड़ा प्रॉब्लम अलग टाइप की है, उसका रीजन है इसका जो डॉम है, जो इसका मॉडल है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और जो बेसिक इंजीनियरिंग है सेल्स फोर्स कोड की, वो थोड़ा हिडन या एब्स्ट्रैक्शन वे में है। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आपको ढूंढने के लिए ट्रैवर्सिंग ज्यादा करनी पड़ती है। ओके। ठीक है। और इस चीज को मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हमने हमने मेजरली सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म्स पे ही ऑटोमेशन करी है, और मैंने वेब पे भी करी हुई ऑटोमेशन। तो मैंने वो डिफरेंस देखा है। जिस लेवल पे ये लोग एब्स्ट्रैक्शन करके एलिमेंट्स को हाइड करते हैं, सेल्स फोर्स इंजीनियर्स, या फिर जो सेल्स फोर्स इंजीनियरिंग जो मॉडल है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल है सिक्योरिटी के हिसाब से, ओके। बट वो कभी कभी हमें वो चीजें ढूंढनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं।
एक्सपर्ट्स वगैरह, और उसका सोल्यूशन जो है वो यही है कि आप उसको अच्छे से एक दो बार आप एक्सपीरियंस लोगे करोगे तो हो जाएगा। नाउ ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज कि आप कह रहे हैं कि समर विंटर स्प्रिंग रिलीज आती हैं, ये यस। बिल्कुल सच है, और इस वजह से कोड इम्पैक्ट होता है, ये भी बहुत बड़ा सच है। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब हम लोग जैसे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट अगर क्लोज भी हो गया है, राइट, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि अभी जैसे मैं आपको इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, वो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया, अभी मैं आपका कंसल्टेंट हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, राइट। अभी आपको मैंने जब रिलीज की वो दिया प्रोडक्शन में, तो वो विंटर रिलीज में था, राइट। अभी विंटर रिलीज के बाद में समर रिलीज आ गया, या समर के बाद स्प्रिंग आ गया, कुछ भी आप जो भी एक अगला रिलीज आ गया, ठीक है। राइट। तो अभी हुआ क्या कि उस टाइम पे आप तो यूज कर रहे हो आराम से, आपको फर्क नहीं पड़ता कि विंटर है समर है स्प्रिंग है, वो मेरा काम है, आप तो एंड यूजर हो, राइट। अभी होगा क्या कि उसमें चेंजेस आ जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उस वजह से क्या होता है कि कुछ छोटी मोटी चीजें ब्रेक होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है, नोट कर लिए, ये बात नोट करने वाली है कि विंटर से समर में आने का मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ब्रेक होगी, वो तो वो लोग टेस्ट करके बेचते हैं ना, जी जी उनके भी तो क्यूए इंजीनियर्स होते हैं वहां पे। बट जो कस्टमाइजेशन हमने करी है वो इम्पैक्ट हो सकती हैं, ऐसा नहीं है होती हैं, हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो ओके। अभी आप एक चीज को इमेजिन करो सिचुएशन में कि आपका प्रोजेक्ट तो हो चुका है, ठीक है, सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन सब कुछ हो चुका है, अभी आपको वो पर उसमें कुछ भी बिगड़ेगा तो आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ साइन, राइट, तो यस। आपको ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे ऑटोमेशन बहुत हेल्प करता है। अभी ओके। मैं आपको बोलूं कि यार मैं अपने टीम में या मेरे लीडरशिप वाले हैं, मैं किसी को बोलूं कि यार अपने को ने सारा प्रोजेक्ट हाईली कस्टमाइजेबल फिर से टेस्ट करना है, तो मुश्किल। कर तो देंगे, बट कितने सारे रिसोर्सेज जाएंगे, यस। कितने आवर्स जाएंगे, जो काम हम कहीं और एक्स्ट्रा कर सकते थे, नए प्रोजेक्ट्स करते हम फिर उसी पर अटके हुए। यहाँ पे ऑटोमेशन काम में आता है कि यार ओके। ऑटोमेशन सूट हमने बना रखा था, प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टेबल था, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, अगर लेट्स सपोज 500 टेस्ट केसेस में से 30 ब्रेक होते हैं तो एक बार रिव्यू करके देख लेंगे, छोटे मोटे चेंजेस होंगे, फिक्स करा के कर देंगे, जो ओके। काम आपका 15 दिन में होता है वो काम आपका 3-4 दिन में हो जाए। ओके। इसी में से एक सबसे बड़ा जो मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन यही लगता है कि ना क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं इसको ना थोड़ा सा हम दोनों टेस्टर्स हैं और काफी टाइम से हम करेक्ट। टेस्टर्स ही हैं। मतलब हम ऐसा नहीं है हाँ। टेक्निकल टेस्टर्स हैं। हमने अपनी जर्नी दोनों ने ही एज अ टेस्टर ही स्टार्ट की थी। बट ये क्वेश्चन मैं ये डेवलपमेंट वर्सेस टेस्टिंग में थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए जाऊंगा कि शुरू से रिकमेंड हमेशा ये किया जाता है एज अ डेवलपर कि आपको हमेशा कोडिंग की ना बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। लाइक कमेंट्स लिखने चाहिए आपको, जो भी आप पैरेंथेसिस वगैरह करेंगे उनकी एक इंडेंटेशन होनी चाहिए जिसे हम कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। बट करेक्ट। टेस्टिंग ऑटोमेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? क्योंकि टेस्टिंग सब करते हैं, ऑटोमेशन सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है आपके अकॉर्डिंग? यार ऑटोमेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो जो भी आपने बोला कि कोड जो भी कोड प्रैक्टिसेस होते हैं, कमेंट्स वगैरह, वो तो अपनी जगह पे, उस बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इन जनरल ऑटोमेशन टिप्स की बात करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ना ऑटोमेशन करने से पहले ये भी एक आर्ट है कि क्या ऑटोमेट हो सकता है, राइट। ये एक आर्ट है, ये हमें जानना होगा कि यार ऑटोमेट हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी टिप है और जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं। हमें ये होता है कि यार हम सब ऑटोमेट कर देंगे, तो हमें ना उस चीज को रियलिस्टिकली देखना है कि हम ऑटोमेट तो सब कर देंगे, बट क्या उसकी यूटिलिटी भी होगी कि नहीं होगी। एग्जैक्ट। अगेन कमिंग बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट, ऑटोमेशन उस केस में काम आएगा जहां पे हमें एक चीज को बार बार रन करना, यस। राइट। हम अगर एक फ्लो को एक ही बार रन करने वाले हैं या कुछ एज के सिनेरियोज है, हमें उनको ऑटोमेट करके कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि हम कर देंगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा टिप ये है कि हमें करेक्ट टूल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं या तुम भी कोई 1 मिनट में बैठ के हम परफेक्ट टूल को आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट ये है कि हमें मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो ये टचलेस टूल्स होते हैं या जो ये होते हैं, इनमें भी अपने चैलेंजेस होते हैं। हमें ये लगता है कि हम टचलेस टूल्स को यूज करेंगे तो बस हम बैठेंगे, वील कॉन्फ़िगर और अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि, और हमें एक थॉटफुल होना पड़ेगा कि हम किस टाइप का टूल यूज करें, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक टिप है, और सिर्फ ऑटोमेशन के लिए नहीं, इन जनरल है, कि अपने आप को रेलेवेंट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब अपडेट्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल ऑटोमेशन में, प्लीज स्टे कनेक्टेड टू दी टेक मार्केट, प्लीज स्टे कनेक्टेड टू दी न्यूज गोइंग अराउंड यू, क्योंकि ऑटोमेशन जितना लुक्रेटिव लगता है उतना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसके लिए एफर्ट भी फिर उतना ही है।
आपको अपने आप को बहुत रेलेवेंट और डायनामिक रखना पड़ेगा। तो ये तो इन जनरल टिप्स हैं। टेक्निकल टिप्स के लिए अपन कभी और पॉडकास्ट करेंगे। ट्रू, डेफिनेटली। जब हम फॉर एग्जांपल एक टीम को सेटअप करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, करेक्ट। खासकर कोई भी बात करें, मैनुअल की बात करें, ऑटोमेशन की। बट हाँ बिल्कुल। बट उसके लिए की इनसाइट्स का या एक चेकलिस्ट का फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम स्टैंडर्ड एक सेट कर रहे हैं अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जो भी हम प्रैक्टिसेस का यूज कर रहे हैं। सो डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप अपनी टीम को बनाते हैं, खासकर ऑटोमेशन टेस्टिंग टीम को जो सेल्सफोर्स में ऑटोमेट करेगी चीजों को? यार देखो, चेकलिस्ट मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले चेकलिस्ट लेते हैं, ठीक है। और एक चेकलिस्ट वो होती है कि यार हमने जब पहले स्टार्टिंग में जब ऑटोमेशन करना स्टार्ट किया था, ये मैं पुरानी कंपनियों की बात बता रहा हूँ, जब हमने वहाँ पे टीम वीम बनाई थी, तो हमने ये चीज एक मतलब रियलाइज करी थी कि टेक्निकल होना एक बात है और बिजनेस ओरिएंटेड होना एक बात है। तो हमने क्या किया था कि हम सिर्फ टेक्निकल हो रहे थे, वी वर नॉट टेक्निकल प्लस बिजनेस ओरिएंटेड। तो हम लोग क्या करते थे कि वी यूज टू गेट दी फंक्शनैलिटीज, वी यूज टू राइट डाउन दी टेस्ट केसेस और उसको हम कर देते थे। फिर कुछ चैलेंजेस आते थे, जैसे कि बाकी टीम्स अलाइन नहीं थी, हमारे जो इश्यूज लॉग हो रहे थे वो टाइम पे फिक्स नहीं हो रहे थे, टेस्ट केसेस में क्लैरिटी नहीं थी, और हमें करेक्ट सैंडबॉक्स का एक्सेस नहीं था, हमारा डेटा जो था वो हैम्पर हो रहा था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो अब हम लोग एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उस चेकलिस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि हम अलग अलग पॉइंटर्स लिखते हैं स्प्रेडशीट में भी। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम पता नहीं क्या करते हैं एक सिंपल स्प्रेडशीट में, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उतना सॉर्टेड रहेगा। एक सिंपल स्प्रेडशीट में हम लोग लिखते हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है, इसके मेन स्टेक होल्डर्स कौन है, किस टाइप से किस लेवल की टेस्टिंग की हमसे एक्सपेक्टेशन है, हम कौन सा सैंडबॉक्स यूज कर रहे हैं, हम जो इश्यूज लॉक कर रहे हैं वो कब तक फिक्स होंगे, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस हम किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इनको एग्जीक्यूट करने का क्या सिनेरियो रहेगा, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट क्या रहेगा। ये पॉइंटर्स हम लिखते हैं, उनके आगे अपने कमेंट्स डालते हैं। जो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, पीएम्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। ओके। वो उससे क्या होता है, एक बहुत ही मैनेज और ऑर्गेनाइज मैनर में चीजें चलती हैं, वो जरूरी है। ट्रू। जब हम ऑटोमेशन में, सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो ना जो आज के टाइम पे मार्केट ये चल रही है कि सेल्सफोर्स की तरफ ना लोग बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक अपने एक अलग मिशन पे है कि इसमें ना कोड कम करना पड़ता है, बहुत सारे मिथ भी हैं ऐसे। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकली केस स्टडी के थ्रू पूछना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक पर्सन हूँ जिसको मैंने को 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। मैंने वेब में ऑटोमेशन कर लिया, मोबाइल में ऑटोमेशन कर लिया, अब मुझे सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन करना है। तो मैं उसका मेरे लिए क्या रहा? आप मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप मुझे एक पाथ दे सकते हो कि मैं किस तरीके से मूव कर सकता हूँ सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन? या देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि अगर आप ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट यू आर ऑलरेडी इन द ऑटोमेशन डोमेन, और आप ऑटोमेशन में आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, डिसेंट एक्सपीरियंस है, तो आपको ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी दिक्कत नहीं आएगी सेल्सफोर्स में मूव करने के लिए। टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन कंसेप्ट्स, वो आपको आते हैं, बट आपको सेल्सफोर्स समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इनका डॉम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इंजीनियरिंग थोड़ी इस वे में है, और वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स इज द रॉन्ग वर्ड, वो इतना एब्स्ट्रैक्शन है। वो एक अच्छी चीज है एज अ प्रोडक्ट, बट हमारे लिए वो चैलेंजिंग बन जाएगा, राइट। तो आपको ऑटोमेशन आता है, कंसेप्ट्स आते हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत लर्निंग है, बहुत टाइम लेके उस चीज की लर्निंग होती है। बट हाँ, अगर आप सेल्सफोर्स में मूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म से अपने आपको वेल वर्स करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पहले ये देखिए कि सेल्सफोर्स एक्चुअली में है क्या, मतलब सेल्सफोर्स प्रोडक्ट क्या है। जैसे अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे पास कुछ एक दो लोग आए, उन्होंने बोला कि आप सेल्सफोर्स करना है, तो फ्रेशर्स थे मेरे एजेंट। और आई वुड नॉट से कि वो उनकी गलती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फैड ऐसा हुआ है कि सेल्सफोर्स करना है। तो मैंने पूछा कि सेल्सफोर्स क्या है, तो उनको नहीं पता था। और मतलब एक ने तो मुझे थोड़ा सेल्स फोर्स को सेल्स एसोसिएट करके बोला, विच वाज वेरी फनी फॉर मी। बट प्रॉब्लम ये है कि हम वही, और ये सिर्फ सेल्स फोर्स के लिए नहीं है, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी होती है, हम कुछ भी सुनते हो रहे हैं और ये हो रहा है, वो है क्या, क्यों है, कुछ नहीं पता, राइट। तो पहले तो सेल्स फोर्स क्या है और इसकी क्या रेलेवेंस है, ये इतना क्यों चल रहा है, ये सब पढ़े हम। और पढ़ने का मतलब हमें कोई बड़ी बड़ी बुक्स नहीं खोलनी है, गूगल है, गूगल पे जाए पढ़े। और
उसके बाद में हम ट्रेलहेड्स करके जो एक कंसेप्ट है सेल्सफोर्स का, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जिसपे ये लोग यस। सब कुछ सेल्सफोर्स के बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हम्म। हम वहां पे अपना एक अकाउंट बना लें और वहां पे अकाउंट बना के हम लोग एडमिन पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक हम्म। है। और एडमिन पढ़ना स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ते ही रहें, एडमिन तक रुक जाए, ठीक है। हम्म। हमें अपने, अब हम क्या होता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा ही जोश में चले जाते हैं कि मैं एडमिन भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो हम्म। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी डायरेक्शन अलग है, किसी और की डायरेक्शन अलग है। एज क्यूए कंसल्टेंट्स हमें सेल्स फोर्स की एडमिन नॉलेज होनी चाहिए, उतनी काफी है। बाकी बिल्कुल। का टाइम हम अपने टेस्टिंग स्किल्स पे ब्रश अप करेंगे। हम्म। हम क्यों कोर एपेक्स और इन सब में जाएंगे जब वो हमारा डोमेन ही नहीं है, राइट। तो हमें एक स्मार्ट लर्निंग करनी है, हमें हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टली करना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेल्स फोर्स में ट्रेलहेड्स में जाइए, एडमिन का कोर्स पढ़ना शुरू कीजिए और अपने आप को वेलवर्स कीजिए कि यार सेल्स फोर्स में क्लाउड्स कैसे होते हैं, सेटअप क्या होता है, प्रोफाइल और ये रोल्स क्या होते हैं, हम्म। ये कर लिया आपने। उसके बाद में आप कोई भी एक सिंपल प्रोसेस उठाइए सेल्स फोर्स का और उसको ऑटोमेट करने का ट्राई कीजिए। ओके। और ट्राई ऐसे कीजिए कि आप उसके स्क्रैच से आप उसका स्क्रिप्ट लिखें, सिर्फ एक सिनेरियो उठा लीजिए, डजेंट मैटर, उससे आपको उसके डॉम का भी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है। आप आई कैन बेट ऑन दिस कि अगर आप 8 से 10 ऐसे टेस्ट केसेस या ऐसे सिनेरियो स्क्रिप्ट कर लेते हैं और सेल्स फोर्स का एडमिन ट्रेलहेड कर लेते हैं, तो हम्म। आप एक इंटरव्यू देने के लिए तो रेडी हो जाएंगे। दैट इज फॉर श्योर, प्रोवाइडेड कि आपको ऑटोमेशन की नॉलेज पहले से है। ये बहुत बड़ा assumption है। एग्जैक्टली exactly. आपने एडमिन बोला, तो एडमिन पे जब हम बोलते हैं तो सेल्सफोर्स एडमिन सर्टिफिकेशन सबसे ऊपर पिक्चर में आ जाता है। करेक्ट, और करेक्ट। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो सेल्सफोर्स बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। बट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ क्यूए इंजीनियर, कौन सा सर्टिफिकेशंस का आप रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे एक ये छोटा सा एक, मैं थोड़ा सा एक ये मिथ है, मैं इसको दूर करना चाहूंगा कि है 2 साल एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट है 6-6 7-7। तो ये वाला जी, मिथ भी जी। ब्रेक करना है। और किस तरीके से रिकमेंडेशन आप करोगे कि एज अ टेस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सर्टिफिकेशन को पिक करिए, देन इसको। ये सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो इतने सारे सर्टिफिकेशन वाला आजकल चल रहा है, हम्म। और ये मतलब इट्स नॉट गुड, क्योंकि हमें भी पता है, सबको पता है कि वो सर्टिफिकेशन कैसे होते हैं। हम्म। तो मैं भी कुछ इंटरव्यूज लेता हूँ और मैं और अपने कलीग्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको डेफिनेटली अश्योर कर सकता हूँ कि अगर मैं 2 साल के बंदे के 6 सर्टिफिकेट देखता हूँ ना, हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए, हम्म। राइट। और मैं, या कोई भी उसी माइंडसेट से जाएंगे कि पहले तो जो इसने ये ब्लफ किया है, पहले तो हमें ब्लफ ब्रेक करना। हम्म। अगर वो 2 साल पे एक सर्टिफिकेशन लिखता है ना, तो आई वुड हैव रिस्पेक्टेड हिम और हर मोर कि यार इसने, इसको जितना आता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अच्छा आता है, राइट। तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि सर्टिफिकेशन करने के लिए ना करें, कम करें, बट आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और सबसे खराब चीज ये होती है कि हम जब 6 सर्टिफिकेशन लिखते हैं और हम ये भी नहीं बता पाते हैं कि वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है, तो हमारी जो रेपुटेशन होती है ना इंटरव्यूअर के सामने, वो यहाँ से यहाँ आ जाती है। उसके बाद हमें कुछ भी आता हो, कुछ भी, एक ना एक वो इम्पैक्ट आ ही जाता है कि यार ये ब्लफ है, राइट। तो पहले तो हम उस चीज पे ध्यान करें सबसे। और उसके बाद में जो आपने क्वेश्चन पूछा, एज अ सेल्सफोर्स क्यूए कंसल्टेंट विद ऑटोमेशन और मैनुअल एक्सपर्टीज, आपको सेल्सफोर्स एडमिन से स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद में आपको सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर पे जाना चाहिए। ये 2 सर्टिफिकेशन तो आप कर लो, दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू, बट स्टार्ट विद एडीएम। और वैसे भी आपको ऐप बिल्डर वो करने में नहीं देंगे क्योंकि उसका प्री रिक्वेस्टेड एडीएम होता है। एडीएम बेस है, इस बेस के ऊपर आपके सारे सर्टिफिकेशन होंगे ऊपर, तो एडीएम तो सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद में आप ऐप बिल्डर के लिए एम करें, और ऐप बिल्डर में एम करने के बाद में आप किसी क्लाउड में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू दिया और आपने क्रैक कर लिया, और सॉरी बट मैं एक चीज और ऐड करूंगा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास एडीएम सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप सेल्सफोर्स में नहीं एंटर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन इज अ प्रेफर्ड थिंग। और अगर आप कभी जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे तो एक होता है ना कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर और व्हाट इज गुड टू हैव। तो व्हाट इज गुड टू हैव में मेजर कंपनीज डालती है सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन, इट इज नॉट अ मैंडेटरी, राइट। होगा तो एक प्लस मिलेगा आपको, बट प्रोवाइडेड कि आपको वो आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, जैसे स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एकदम नए हैं इस इंडस्ट्री सेल्सफोर्स डोमेन में, वो सर्टिफिकेशन किसी और तरीके से निकाल लें पर उनको आता कुछ भी नहीं है, तो वो तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है एज कंपेयर टू समवन जिसको थोड़ा बहुत आता है और वो थोड़ा बहुत नहीं बता पा रहा है, वो फिर भी चल जाता है, राइट। तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडीएम प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर करने के बाद में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाइए, वहां पे आप किसी ना किसी क्लाउड पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स पे कर रहे हैं, सर्विस पे कर रहे हैं, वहां पे 1-1.5 साल काम कीजिए।
उसके बाद में एक सर्टिफिकेशन पिक की, वही वाले क्लाउड का जिस पे आप काम कर रहे हैं। आई थिंक इतना फॉर द टाइम भी काफी है। उसके अलावा फिर आप अपने टेस्टिंग स्किल्स पे और IST क्यूबीज और एजाइल सर्टिफिकेशन इन सब पे फोकस कीजिए। जब हम हम कॉर्पोरेट को डिवाइड करते हैं तो वो दो चीजों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है आपकी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मोंगोडीबी नाम की कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड में आ गई, और नॉर्मल हम TCS या एक्सेंचर की बात करें तो वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आ गई। मोंगोडीबी सेल्सफोर्स यूज कर रही है आज के टाइम पे, एंड एक्सेंचर और TCS तो काफी ज्यादा यूज कर रही है। बट करेक्ट। टेस्ट ऑटोमेशन किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग, क्या कुछ माइंडसेट में कंपनियां कुछ चेंज करती हैं कि इन्होंने खुद के अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ऑटोमेशन के, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है मेरे को जो लगता है। यार देखो, ऑटोमेशन तो ऑटोमेशन है इन वन लाइन। प्रोडक्ट और कंसल्टिंग में ऑटोमेशन कैसे हो रहा है टेक्निकली स्पीकिंग उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बट हाँ बिजनेस वाइज स्पीकिंग या एक कंपनी के हिसाब से या मैं डोमेन के हिसाब से देखूं तो बहुत डिफरेंस है। मेरा मेजर एक्सपीरियंस कंसल्टिंग में है, मेरा एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट में, बट आई वुड से मेजरली मैं कंसल्टिंग में रहा हूँ। और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, बट ऑफ कोर्स आप जिस चीज को करते हो आपको उसके चैलेंजेस ज्यादा दिखते हैं, तो मैं उसके तो बहुत इलैबोरेट कर सकता हूँ कि कंसल्टिंग में टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ, राइट, और आप मेरे कंसल्टेंट हैं, आप मेरे लिए प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं आई एम पेइंग यू बाय द आवर्स, राइट। और मेरी एक एक्सपेक्टेशन, एक डेडलाइन है, एक टाइमलाइन है कि यार ये काम तब तक हो जाना चाहिए। और हम भी जानते हैं, हम काम कर चुके हैं कि वो डेडलाइंस कभी भी रियलिस्टिक नहीं होती है। वो डेडलाइन हमेशा अगर 10 दिन का काम है तो हम 8 दिन में प्रॉमिस करके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में हम हसल करते हैं, राइट। तो कंसल्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि आपको ना एक तो टाइम कम मिलता है, दूसरा आप कंपैरेटिवली अनस्टेबल प्रोडक्ट्स को ऑटोमेशन करते हैं, राइट। क्योंकि टाइमलाइंस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जैसे हम क्या नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है कि फंक्शनल टेस्टिंग जब पूरी हो जाए, प्रोडक्ट जब पूरा स्टेबल हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 4 रिलीजेस हैं, जब एक रिलीज पूरी स्टेबल हो जाएगी पूरी अच्छे से, हम उसको फिर ऑटोमेट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑटोमेशन बग्स ऐसे हैं जो कि फंक्शनैलिटी बग्स है, मतलब कि जो भी टेस्ट ही नहीं हुआ हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, क्या पॉइंट, राइट। ऑटोमेशन हमेशा तब होता है जब फंक्शनल या मैनुअल टीम उसको टेस्ट करके छोड़ देती है कि भाई ये टेस्ट हो चुका है, स्टेबल है, यूआईटी हो चुका है, अब आप इसको ऑटोमेट कर लो, ताकि नेक्स्ट हम जब रिलीज में आए तो हम पुरानी वाली रिलीज को रन करके देखेंगे कि यार पुराना कुछ जो नया बनाया उसने पुराने को ब्रेक तो नहीं किया। इसका मेन इंटेंट ऑटोमेशन का ये होता है। कंसल्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है मेजरली, क्योंकि कंसल्टिंग में इतने हार्ड डेडलाइंस होते हैं कि हमें फंक्शनल टीम के साथ में ही उनको बिल्ड करना होता है। मतलब हम जस्ट एक स्प्रिंट पीछे होते हैं, एक रिलीज पीछे नहीं होते। तो क्या होता है, क्लाइंट चेंजेस आते हैं, फंक्शनैलिटीज चेंज हो जाती हैं, हम लोग स्क्रिप्ट्स रन करते हैं, कंटिन्यूअसली हम उनको रन करते होते हैं, फिर भी ब्रेक हो जाती है। और वो ब्रेक हमारे स्क्रिप्ट्स की वजह से नहीं होती, वो ब्रेक फंक्शनैलिटी चेंज की वजह से होती है, तो रीवर्क होता है, राइट। ये प्रॉब्लम है कंसल्टिंग का। प्रोडक्ट में जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है, जो मैंने रियलाइज करी है और अपने मेरे जो पीयर्स उनसे बात करी है, कि प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट बना हुआ है और एक प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टेबल है, जैसे जोमेटो एक ऑलरेडी स्टेबल प्रोडक्ट है, तो उस पर जब आप ऑटोमेशन करेंगे तो उसके जो जो चीज क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं वो तो नहीं चेंज होने वाली, राइट। और दूसरी बात ये है कि उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होंगे भी नहीं, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स कंपनी ही दे रही है। जिसका प्रोडक्ट है और जो लोग बिल्ड कर रहे हैं वो सेम कंपनी के हैं, तो वो बंदा ऐसे रैंडमली चेंज नहीं करेगा, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत स्टेबल रहता है, और स्टेबिलिटी की वजह से आपको एक मतलब आपका रिवर्क बच जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन बच जाती है कि यार अभी तो उसको स्क्रिप्ट किया था, इट वाज वर्किंग फाइन, आज चल गया, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है प्रोडक्ट में। और टाइमलाइंस का, क्योंकि आप खुद ही आपका इन हाउस प्रोडक्ट है, आपको अगर मैंने बोला कि यार नहीं आई वांट 5 मोर डेज, तो वो ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उतना इजी होता है, बट फिर भी अगर एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है तो वो चल जाता है, राइट। बट कंसल्टिंग में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि कोई दूसरा बंदा है जो आप किससे काम करवा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ, ये कुछ डिफरेंसेस है। बट हाँ, एक चीज कंसल्टिंग में ये भी बहुत अच्छी है कि जब चीजें इतनी फास्ट होती हैं तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। जब आपको ऐसा होता है नहीं यार कल देना ही देना है, फिर आप कुछ भी करके आप उसको उस टाइम सीख लेते हो। जब थोड़ी सी चीजें स्लो पेस में चलती है तो आप थोड़े से आप भी लेट बैक हो जाते हो कि चलो यार टाइम, या स्टेबल प्रोडक्ट है, थोड़े बहुत चेंजेस तो करना है। यहाँ पे जब आपको हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट करना है, नया फ्रेमवर्क सेट करना है, तो लर्निंग काफी हो जाती है। तो ये कंसल्टिंग में बहुत बड़ा फायदा है। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, जहां मैं टिप्स को लेके बहुत ज्यादा एक हाईलाइट करता हूं, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो आपका एक्सपीरियंस एज एन आउटपुट किसी बिगिनर के लिए एक इनपुट बन सकता है।
सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या बेस्ट टिप्स रहेंगी फॉर बिगनर्स जो टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपना करियर टेस्ट ऑटोमेशन इन सेल्सफोर्स में करना चाहते हैं? श्योर। सो बहुत ही ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि प्लीज अपने फंक्शनल टेस्टिंग या मैनुअल टेस्टिंग के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके। जो भी थे मतलब आपको पता होना चाहिए कि सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए बग और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, प्रायोरिटी सेवेरिटी में क्या डिफरेंस होता है। इन चीजों को प्लीज इग्नोर मत कीजिए। सिर्फ सीधा कोड पे नहीं जाना है। लेट्स नॉट जंप ऑन टू द कोड डायरेक्टली, नेवर। ट्रू। पहले हम लोग टेस्टिंग के बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे ऑटोमेशन पे। और ऑटोमेशन में आई वुड सजेस्ट, बहुत टूल्स हैं बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सिलेनियम की तरफ जाएं, क्योंकि सिलेनियम क्या एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है, हर जगह यूज हो सकता है। ट्रू। कुछ ऐसे टचलेस टूल्स हैं जो कि कई जगहों पे हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते हैं, तो आपके अपॉर्चुनिटीज कम हो जाते हैं, राइट। ऑटोमेशन में जाने से पहले एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रेफरेबली जावा, क्योंकि सिलेनियम के साथ जावा काफी अच्छे से डेवलप होती है, उस पर अपने अच्छे कंसेप्ट लेके आए। उसके बाद में अपने कोई भी टाइप का फ्रेमवर्क, बीडीडी, टीडीडी, जैसे मैं कुकुम्बर पे काम करता हूँ, तो आप उसको फॉर एग्जांपल पिक कीजिए, उसको पढ़िए। और उसके बाद में आप उन चीजों को अपने लेवल पे स्क्रिप्ट करने का जरूर ट्राई कीजिए। सेल्सफोर्स खोला, और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं किया हुआ, जस्ट थोड़ा बहुत एडमिन कि भाई सेल्सफोर्स है क्या, लॉगिन कैसे करना है, सेटअप कैसे जाना है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इतना पता है, दैट्स इट। जाइए, एक प्रोसेस उठाइए, उसको स्क्रिप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स इट। ये सब पढ़ने के बाद में, क्योंकि ये तो प्री रिक्विजिट्स हैं, हमें एबीसीडी नहीं आती क्योंकि हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, तो हमें बेसिक्स आने चाहिए, फिर हम उसको शुरू करें। और आई थिंक अगर आप ये 1 महीने तक कंटिन्यूसली करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर आगे मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। और आप जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अपने लिए ग्रास्प कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके। एंड थैंक यू सो मच चैतन्य सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स कि किस तरीके से ऑटोमेशन की राह में चलना है, क्या उसका रोड मैप है, क्या क्या लैक्स जो हो रही हैं चीजों को, उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, क्या मिथ है जी वर्सेस। जी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स। इट रियली मींस अ लॉट फॉर मी एंड माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई विश के जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इनपुट मिले एंड दे आर हेल्प। ट्रू।